दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 9। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपर्युक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग को भारी और स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम ये सभी सीमेंट उद्योग में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप में सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था और इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ स्पीडिन ने चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। भारत में सबसे पहले सीमेंट का जो कारखाना है 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले कॉटन मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? सूरत, बंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, बंबई में। दोस्तों, भारत में कॉटन मिल या सूती वस्त्र की स्थापना सबसे पहले इसका प्रयास 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, जो कि असफल रहा। उसके बाद सफल प्रयास 1856 में कावस जी डाबर नाना भाई द्वारा मुंबई में किया गया और मुंबई को भारत का मैनचेस्टर और भारत की कपास नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? पेरम्बूर, चितरंजन, मुंबई या कोलकाता? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, पेरम्बूर। पेरम्बूर दोस्तों तमिलनाडु में है और भारत में रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे यानी इंटीग्रल कोच पेरम्बूर तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई और 1955 से यहां उत्पादन शुरू हुआ। ऐसा एक कारखाना हल्दिया पश्चिम बंगाल में भी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, किस स्थान पर है? ऑप्शन देखिए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला या फिर जमशेदपुर? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, जमशेदपुर। दोस्तों, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के अंतर्गत नहीं आता है उसमें जमशेदपुर है, जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्गापुर ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और राउरकेला का हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और बोकारो स्टील प्लांट बर्नपुर, सलेम विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील कंपनी ये सब भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। जमशेदपुर स्टील प्लांट आप जानते हैं कि निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या दार्जिलिंग? तो सही उत्तर दार्जिलिंग ऑप्शन डी है। दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले 1897 में बिजली का प्रयोग हुआ और विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग बंगलुरु में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम। दोस्तों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। एल्यूमिनियम हल्का और जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक और लचीला पदार्थ है और इसे अन्य धातुओं को मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन एक धातु शोधन उद्योग है और इसमें बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर एल्यूमिनियम सबसे अधिक बॉक्साइट अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? ऑप्शन है सलेम, हल्दिया, मंगलुरु या विशाखापत्तनम? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मंगलुरु। दोस्तों, मंगलुरु कर्नाटक में भारत का सबसे पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है और मंगलुरु बंदरगाह से कुद्रेमुख खान द्वारा प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। देखिए, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। ए और बी दोनों? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल जो है मुख्य आधार है। इसके लिए गन्ना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गन्ने की ढुलाई में लगने वाले समय के साथ इसमें सुक्रोज की मात्रा में कमी होती जाती है। ये मौसमी उद्योग है, इसलिए सहकारी क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है और कुछ वर्षों से चीनी मिलों की संख्या भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका कारण ये है कि यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? ऑप्शन है दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती। तो सही उत्तर है राउरकेला। दोस्तों, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र ओडिशा में स्थित है और ये जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र है, जो एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र भी है। तो राउरकेला भारत और एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर है भद्रावती, कर्नाटक में। दोस्तों देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी भद्रावती में है। इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में की गई थी और वर्तमान में ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है पन बिजली, तापीय बिजली, नाभिकीय बिजली या सौर बिजली। तो सही उत्तर है तापीय बिजली यानी थर्मल पावर। दोस्तों, भारत में तापीय विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक 64.8% होता है। भारत में 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना की गई और भू तापीय ऊर्जा भी भारत में उत्पादन किया जाता है और इससे बिजली प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो उत्तर है भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित किया गया था। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और 1953 में सोवियत संघ के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों, भिलाई जो है रामपुर से 21 किलोमीटर दूर मुंबई कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर या बर्नपुर। तो सही उत्तर जमशेदपुर। दोस्तों, भारत का पहला स्टील प्लांट आयरन स्टील औद्योगिक संकुल का विकास निजी प्रयासों से साकची जमशेदपुर नामक गांव में हुआ था और यहां लौह इस्पात उद्योग 1907 में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे और वर्तमान में इसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित हैं? ऑप्शन देख लीजिए, दक्कन का पठार, मालवा पठार, तेलंगाना पठार या छोटा नागपुर पठार। तो सही उत्तर है दोस्तों छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारत के मुख्य आयरन और स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में है और छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ से मुख्य रूप से लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि खनिज मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? सही उत्तर है पुणे, महाराष्ट्र में। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण 6 अप्रैल 1947 को हुआ था। 3 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? ऑप्शन है यूरिया, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम सुपर फास्फेट। तो सही उत्तर ऑप्शन ए यूरिया। दोस्तों, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना झारखंड राज्य के धनबाद जिले में सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया। यहां से यूरिया का उत्पादन होता है और ये फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया इफको के अंतर्गत आता है। ये उपक्रम भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सूत, ऊन, कृत्रिम रेशे या पटसन। तो सही उत्तर है सूत। दोस्तों, वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और इसके कच्चे माल के लिए सूत की आवश्यकता होती है जो कपास से प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण की जो केंद्र है वो कौन सा है? कोचीन, पारादीप, कांडला या तूतीकोरिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कोचीन। दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो है 1965 में जापानी सहयोग से स्थापित किया गया और कोचीन देश का नवीनतम और सबसे बड़ा पोत प्रांगण है और ये केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थित है क्या? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ये उद्योग 25 जनवरी 1947 को स्थापित किया गया था एमपी के नेपा नगर में और ये भारत की प्रथम कागज फैक्ट्री थी। यहाँ पर लुगदी से कागज निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारियल रेशा उद्योग कहां पर केंद्रित है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा या पश्चिम बंगाल में। तो सही उत्तर है नारियल रेशा उद्योग केरल में जो है पाया जाता है और नारियल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नारियल रेशा उद्योग भारत के केरल राज्य में स्थित है और नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।
अगला प्रश्न है, भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए विख्यात है, आपको बताना है। ऑप्शन है रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र या संश्लिष्ट वस्त्र। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, ऊनी वस्त्रों के लिए धारीवाल और लुधियाना प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र या ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है हल्दिया, बॉम्बे हाई, नेवेली या फिर डिगबोई। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, डिगबोई। दोस्तों भारत में डिगबोई जो कि असम में है सबसे पुराना तेल क्षेत्र है और यहाँ 1866 में सबसे पहले तेल कुओं की खुदाई की गई थी। इस क्षेत्र में 1890 में 202 मीटर की गहराई से तेल मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर या तमिलनाडु। तो सही उत्तर है कर्नाटक। दोस्तों भारत में शहतूत रेशम कीट पालन में कर्नाटक का प्रमुख स्थान है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आते हैं। रेशमी सूत के उत्पादन में भी कर्नाटक अग्रणी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे के इस्पात के उद्योग के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भारत में दोस्तों भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह और इस्पात के उद्योग स्थापित किए गए थे। और आप जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास से संबंधित थे, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था। अगला प्रश्न है, कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त क्षेत्र। दोस्तों कोचीन रिफाइनरी एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सनलाइट उद्योग, फूटलूज उद्योग, सनशाइन उद्योग या सनराइज उद्योग। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सनराइज उद्योग। दोस्तों सनराइज उद्योग वो उद्योग हैं जो तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश और जापान। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश जो है भारत में जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है और भारतीय जूट के प्रतिद्वंदी देश बांग्लादेश का स्थान महत्वपूर्ण है। और भारत का 85% जूट का उत्पादन गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है और गंगा डेल्टा क्षेत्र का विस्तार जो है ये पश्चिम बंगाल में भी है, जहां पर जूट उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायमंड पार्क क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों और आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। भारत में स्थापित वैसे औद्योगिक केंद्र जो हीरा, सिंथेटिक जवाहरात और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, उनको डायमंड पार्क कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, सही है। सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के उद्योग और धंधे सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। ए बी दोनों सही है, ये नहीं सही, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं सही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा नियंत्रित वे कंपनियां या निगम हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्यतः राष्ट्रीय महत्व और सामरिक उद्योग धंधे आते हैं, जैसे कि एनटीपीसी, बीएचईएल और ये सारे जो कंपनियां हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्योग जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, इसका आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा कथन सत्य है। बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं, ये सही है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में 1982 में स्थापित किया गया, सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, इसलिए बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र संयुक्त रूप से राउरकेला से अयस्क प्राप्त करते हैं। और सलेम इस्पात जो संयंत्र है तमिलनाडु में, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।